हेलो साथियों, स्वागत है आपका फिजिक्स शो विद ए के सर में। और हम पढ़ रहे हैं लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। तो अभी तक हमने देखा कि एक स्फेरिकल सरफेस स्फेरिकल मिरर क्या होता है। स्फेरिकल मिरर, जब हम एक स्फीयर को स्फेरिकल ग्लास को एक पोर्शन में कट कर देते हैं तो हमें एक स्फेरिकल कैप मिलता है। उस स्फेरिकल कैप पे हम दो तरीके से उसको हम उसके साथ डील कर सकते हैं। या तो हम उसका जो आउटवर्ड वाला सरफेस है उसको अगर हम सिल्वर कर देते हैं और इनवर्ड को पॉलिश कर देते हैं तो हमको मिलता है कॉनकेव मिरर। और सेम चीज़ अगर मैं उल्टा कर दूं उसमें, कि अगर मैं इनवर्ड को मैं सिल्वर कर दूं और आउटवर्ड को मैं पॉलिश कर दूं तो मुझे मिलेगा कॉन्वेक्स मिरर। फिर हमने बात की कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर में, तो हमने देखा कि कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स मिरर को दूसरे नाम से भी जाना जाता है। कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उसकी प्रॉपर्टीज ज्योमेट्री की वजह से लाइट जब उस पर फॉल करती है और हमने नॉर्मल ड्रॉ करके देखा कि लाइट जब पैरेलल लाइट उस पर ड्रॉ करती है तो सारी पैरेलल लाइट्स को एक दूसरों की तरफ कन्वर्ज करता है। जहाँ की कॉन्वेक्स मिरर के केस में हमने देखा कि जब लाइट उस पर पैरेलल फॉल करती है तो पैरेलल लाइट जो इनिशियली पैरेलल होती है, रिफ्लेक्शन के बाद वो एक दूसरे से दूर जाने लगती है, मतलब क्या, डाइवर्ज होने लगती है। इसलिए कॉनकेव मिरर को हम कन्वर्जिंग मिरर भी बोलते हैं और कॉन्वेक्स मिरर को हम डाइवर्जिंग मिरर भी बोलते हैं। उसके बाद हमने उनके कॉमन टर्म्स की बात की। हमने बात किया कि कॉनकेव मिरर के क्या क्या टर्म्स होते हैं, कॉन्वेक्स मिरर के क्या क्या कॉमन टर्म्स होते हैं। तो हमने बहुत सारे पॉइंट्स डिफाइन किए। अच्छा, इसमें एक पॉइंट हमारा रह गया था, वो था अपर्चर। तो अपर्चर क्या होता है कि जैसे हमको ये एक स्फेरिकल कैप दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, ये स्फेरिकल कैप हमको इस 3D में ही इसको समझेंगे। तो स्फेरिकल मिरर जब मुझे यहाँ पे दिख रहा है तो ठीक है। अगर मैं इसको साइड से देख रहा हूँ, जो बंदा उसको मतलब स्क्रीन को फेस कर रहा है जैसे हम फेस कर रहे हैं, उसको तो साइड से ही ऐसा दिखेगा, ठीक है, इस तरीके से कुछ दिखेगा। लेकिन जो बंदा उसको सामने से देखेगा, मतलब इस डायरेक्शन से देखेगा, जो बंदा उसको सामने की ओर से देखेगा, तो उसको तो ये जो हिस्सा है पूरा, मैं बॉक्स कर देता हूँ, जो ये हिस्सा है उसका, जो सामने वाला पार्ट है, वो उसको सामने से कैसे दिखेगा? सामने से एक सर्कल की तरह दिखेगा। और सर्कल जो होगा, जैसे अगर इसका यहाँ पे पॉइंट ए है, ठीक है, यहाँ पे अगर ये पॉइंट ए है और यहाँ पे बी है, यहाँ पे बी है, तो ये जो सामने से जो देख रहा है उसको ए ऐसा दिखेगा और बी ऐसा दिखेगा। और ये जो पॉइंट पी है वो यहाँ पीछे की और अंदर की साइड, क्योंकि अंदर की ओर बल चाहिए तो अंदर यहाँ पे कहीं पी दिखेगा, ठीक है, ऐसे ही दिखेगा सामने से। तो ये जो ए पी बी है, अगर आप ये देखेंगे तो ये जो सर्कल है कौन सा, जो कैप का जो सामने वाला जो फेस है, जो सामने वाला कैप का फेस है सामने से जो दिख रहा है, ठीक है, इसका जो फेस है, यहाँ पे जो ये सर्कल बन रहा है इस फेस में कट करने की वजह से, क्योंकि स्फीयर को कट करेंगे तो जो फेस बनेगा वो तो एक खुद भी एक सर्कल बनेगा। उस सर्कल का जो डायमीटर है इसको हम क्या बोलते हैं? अपर्चर। मतलब अगर मैं इसको 2D में देखूंगा तो जो ए बी है, ए और बी को जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है, इसको मैं क्या बोलूंगा? अपर्चर। तो यहाँ पे अगर मैं देखेंगे तो ये जो स्ट्रेट लाइन ए से बी ज्वाइन कर रही है, या इसमें ये वाली जो स्ट्रेट लाइन ज्वाइन कर रही है ए से बी, इसको क्या बोलेंगे? अपर्चर। और ये बहुत छोटी वैल्यू होती है, ठीक है, मतलब ये रेडियस ऑफ स्फीयर जो होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है, उससे बहुत छोटा होता है। तो ए बी इक्वल टू अपर्चर ऑफ स्फेरिकल मिरर, ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो हम जैसे आजकल के मोबाइल फ़ोन में भी आप बहुत यूज़ करते होंगे कि अपर्चर जितना जितना उसका अपर्चर ज़्यादा होगा या कम होगा, उस बेसिस पे हम बात करते हैं। एफ जितना ज़्यादा अपर्चर होगा उतनी वो लाइट कैप्चर करेगा। तो आप देखेंगे वो एफ बाय समथिंग वैल्यू होती है ना। आप मोबाइल फोन्स में उसको देखना, एफ बाय 1 पॉइंट समथिंग, एफ बाय 2.2, ऐसे ऐसे वैल्यूज़ होती है। तो ये एफ, ये डिनोमिनेटर में जितनी बड़ी वैल्यू होगी वो उतना बेकार होगा। क्यों? क्योंकि उसमें वो कम लाइट फॉल करेगी, क्योंकि एफ बाय 22 अपर्चर मतलब छोटा अपर्चर, ठीक है, क्योंकि डिनोमिनेटर में बड़ी वैल्यू है। एफ बाय 1.9 मतलब बड़ा अपर्चर है, क्योंकि डिनोमिनेटर में छोटी वैल्यू है। तो ये ऐसे आपने कहीं बार देखा होगा, ठीक है। फिर हमने बात किया था कि हम इसी पूरी चीज़ को अब देखेंगे कि एनसीईआरटी इस बारे में क्या बोल रहा है। तो हम चलिए आते हैं एनसीईआरटी रीड करते हैं। तो यहाँ पे हमारा आ गया स्फेरिकल मिरर्स। क्या बोल रहा है? द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ अ स्फेरिकल मिरर मे बी कर्व्ड इनवर्ड्स और आउटवर्ड्स, ठीक है, हम बात कर चुके हैं इस बारे में। A spherical mirror whose reflecting surface is curved inwards, that is faces towards the center of the sphere is called, मतलब ये बोल रहा है कि जिसका सेंटर ऑफ द स्फीयर के यहाँ पे अगर ये सी है, ठीक है, दोनों के लिए, तो जिसका जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो सेंटर ऑफ स्फीयर को फेस कर रहा है, इज कॉल्ड कॉन्केव मिरर। फेसेस टूवर्ड्स सेंटर ऑफ स्फीयर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है
रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, फेसेस टूवर्ड्स सेंटर स्फीयर इज कॉल्ड अ कॉन्केव मिरर। और उसी का उल्टा लिखा है स्फेरिकल मिरर हुज रिफ्लेक्टिंग सरफेस कर्व्ड आउटवर्ड्स इज कॉल्ड convex mirror. The schematic representation of these mirrors shown in figure 9.1, you may note in these diagrams that back of the mirror is shaded, means silvered. You may now understand that the surface of the spoon curved inwards can be approximated to a concave mirror and the surface of the spoon bulged outwards can be approximated to a convex mirror. Before we move further on the spherical mirrors, we need to recognize and understand the meaning of a few terms. These terms are commonly used in discussions about spherical mirrors. हम पहले ही पढ़ चुके हैं। The center of the reflecting surface of a spherical mirror is called the pole. Center of the reflecting surface. Center of the reflecting surface. ये reflecting surface है मेरा APB. तो APB का बिल्कुल P सेंटर है। मैंने बोला भी था AP इक्वल टू PB होता है उस केस में, वही बोल रहा है ये। It lies on the surface of the mirror. ठीक है, हमने देख लिया वो APB surface of the mirror पे ही है। The pole is, ठीक है आप नोट कर लिए, लाइज ऑन दी सरफेस ऑफ द मिरर। ये टर्म आप यूज करेंगे तो अच्छा रहता है, हमेशा क्लैरिटी बनी रहेगी। द पोल इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय लेटर P. The reflecting surface of a spherical mirror forms a part of the sphere. This sphere has a center. This point is called center of the curvature of spherical mirror. ये हम पढ़ चुके हैं। स्फीयर का पार्ट होता है स्फेरिकल मिरर, और स्फीयर का सेंटर जो होता है, जो स्फेरिकल मिरर के बाहर होता है, मिरर के ऊपर नहीं होता है, उसको हम सेंटर ऑफ द कर्वेचर बोलते हैं। प्लीज नोट दैट, यही बात बोल रहा है, प्लीज नोट दैट सेंटर ऑफ कर्वेचर इज नॉट द पार्ट ऑफ मिरर। मिरर का पार्ट नहीं है, आप डायग्राम में देख सकते हैं। इट्स नॉट द पार्ट ऑफ द मिरर, मिरर के बाहर है। ये एपीबी मिरर है मेरा, सेंटर ऑफ कर्वेचर मेरा बाहर है, यहाँ पे कहीं पर, इसमें यहाँ पे ये सेंटर ऑफ द कर्वेचर, ठीक है। तो स्फीयर का पार्ट है, लेकिन स्फेरिकल मिरर का पार्ट नहीं है। It lies outside the reflecting surface. The center of curvature of concave mirror lies in front of it. However, it lies behind the mirror in case of convex mirror. ठीक है, एकदम क्लियर है। You may note this in figure 9.2 and A and B. The radius of the sphere of which the reflecting surface of a spherical mirror forms a part is called the radius of curvature of the mirror. ठीक है, ये बता चुके हैं। Line joining the center of curvature to pole is called radius of curvature. देख चुके हम। और फिर हमने ये भी बोला था कि CA है, CP, क्योंकि सारे पॉइंट्स अगर स्फीयर पे लाई कर रहे हैं तो सेंटर से उनकी डिस्टेंस तो रेडियस ही होगी। ठीक है, सेंटर से डिस्टेंस, कोई भी पॉइंट स्फीयर हो या सर्कल हो, सेंटर से उसकी डिस्टेंस क्या होती है, रेडियस के बराबर ही होती है। तो CA CP CB यहाँ पे मैंने दे भी रखा है, CA CP CB सारा इक्वल टू आपका रेडियस होता है। आगे पढ़ता है। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर R. You may note that the distance PC is equal to the radius of curvature. Imagine a straight line passing through the pole and the center of curvature of the spherical mirror. This line is called the principal axis. हम बोल चुके हैं, जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल को ज्वाइन करती है, उसी को अगर मैं डैश डैश करके आगे पीछे खींच लूँ पूरा, तो उसको मैं क्या बोलूँगा, प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, रिमेंबर दैट द प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. लेट अस अंडरस्टैंड इन इंपॉर्टेंट टर्म्स. ठीक है, ये तो ऑब्वियस है. प्रिंसिपल एक्सिस इज नॉर्मल टू द मिरर एट इट्स पोल. पोल मतलब कोई भी रेडियस होता है वो तो सर्कल के अंदर नॉर्मली होता है. किसी भी पॉइंट पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा और उस पॉइंट से अगर मैं सेंटर को ड्रॉ करूंगा एक लाइन, तो जो सेंटर से लाइन ड्रॉ करेंगे वो नॉर्मल होती है टेंजेंट से. ठीक है, तो प्रिंसिपल एक्सिस भी तो क्या है, सेंटर से पी को ज्वाइन करा है, पी स्फीयर पे ही है, तो वो तो परपेंडिकुलर ही होगी. Let us understand an important term related to mirrors through an activity. Do not look at the sun directly or even into the mirror reflecting sunlight. It may damage your eyes. Okay, question दे रखा है. Hold a concave mirror in your hand and direct its reflecting surface towards the sun. Direct the sunlight reflected by the mirror on a sheet of paper held close to the mirror. Move the sheet of paper back and forth gradually until you find on the paper sheet a bright spot, sharp spot of light. Hold the mirror and the paper in the same position for a few minutes. What do you observe and why? ठीक है, क्या बोल रहा है, कॉन्केव मिरर लेना है और सन की ओर पॉइंट करते हुए उसको ऐसे प्लेस करना है कि जो मेरा शीट रखी है उस पर एक शार्प पॉइंट बने उसका. ठीक है, मतलब क्या, सन की इमेज हमको लेनी है किस पे, शीट पे. आगे क्या बोला, द पेपर एट फर्स्ट बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इवेंचुअली इट मे इवन कैच फायर. Why does it burn? आपको पता ही है, कॉन्केव मिरर इसने जानबूझ के बोला है. मैंने आपको बताया था कॉन्केव मिरर क्यों बोला है इसने, क्योंकि इसको पता है कि कॉन्केव मिरर में
ही लाइट कन्वर्ज होगी। हमें लाइट कन्वर्ज करना है, ये एक्सपेरिमेंट को सक्सेसफुल करने के लिए कॉनकेव कॉन्वेक्स मिरर ले लेंगे तो लाइट तो और फैल जाएगी, तो आग लगने का तो सवाल ही नहीं बनता। The light from the sun is converged at a point as a sharp bright spot by the mirror. In fact, this spot of light is the image of sun, बोल दिया मैंने, image of sun on the sheet of paper। ठीक है, रिफ्लेक्शन के बाद तो जो भी बन रहा है वो इमेज ही होता है, हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। रिफ्लेक्शन के पहले की कहानी ऑब्जेक्ट की, बाद की कहानी किसकी, रिफ्लेक्ट इमेज की। अगर रियल असली में कन्वर्ज हो रहा है तो फिर क्या है, रियल इमेज है। और अगर ऐसा लग रहा है कि किसी पॉइंट से डाइवर्ज आउट हो रहा है तो क्या है, वर्चुअल इमेज है। दिस पॉइंट इज द फोकस ऑफ कॉनकेव मिरर, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पे आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, सारी पैरेलल लाइट्स कन्वर्ज एक पॉइंट पे हो रही है, उसको क्या बोलते हैं, फोकस। द हीट प्रोड्यूस्ड ड्यू टू कंसंट्रेशन ऑफ सनलाइट इग्नाइट्स द पावर। द डिस्टेंस ऑफ दिस इमेज फ्रॉम द पोजिशन ऑफ मिरर गिव्स द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ ऑफ द मिरर। ठीक है, तो इसी एफ को जब पी से ज्वाइन कर लेंगे तो फोकल लेंथ हो जाएगा। Let us try to understand this observation with the help of a ray diagram. Observe figure 9.2a closely. A number of rays parallel to the principal axis are falling on a concave mirror. Observe the reflected rays. They all are meeting, intersecting at the point of principal axis on the mirror. ठीक है, principal axis पे ही मिल रहे हैं एक ही पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या बोलेंगे, this point is called the principal focus of a concave mirror. Similarly, observe figure 9.2b. How are the rays parallel to the principal axis reflected by a convex mirror? Convex mirror में क्या होगा, डाइवर्ज आउट हो जाएंगे, हम बात कर चुके हैं। The reflected rays appear to come from a point on the principal axis. ऐसा लग रहा है ना, मतलब ऐसा ही लग रहा है, रिफ्लेक्ट होने के बाद डाइवर्ज आउट हो गया। ठीक है, पर अगर मैं उनको पीछे की ओर खींचूंगा तो एक पॉइंट ऐसा आ रहा है जहां से ऐसा लग रहा है कि ये यहाँ से स्टार्ट होकर डाइवर्ज होना शुरू हुई है। मतलब एफ से आप देखिए ऐसा लग रहा है ये एफ जी, एफ ई, एफ पी, एफ एन सारे बाहर की ओर ऐसा लग रहा है एफ से जा रही हो, वही बोल रहा है। This point is called the principal focus of convex mirror. The principal focus is represented by letter F. The distance between the pole and the principal focus of a spherical mirror is called the focal length. The distance between the pole and the principal focus, it is represented by letter F. ठीक है, हम ये देख चुके डायग्राम में। ठीक है, जो मेरा C है, ठीक है, मैंने जैसे ही यहाँ पे मैंने देखा कि अगर मैं F को P से ज्वाइन कर लूँ तो ये जो वैल्यू होती है, ठीक है, एफ पी, इसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ, इसको बोलते हैं फोकल लेंथ। दोनों मिरर के लिए यही होगा, बस क्या होगा, ठीक है, कॉनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ यहाँ पे होगा और कॉन्वेक्स मिरर के लिए सेम चीज़ क्या हो जाएगी, सेम दूरी पे पीछे की ओर हो जाएगी, यहाँ पे हो जाएगी। बस इतना ही फर्क पड़ेगा। ठीक है, इतना ही फर्क पड़ेगा। आगे देखते हैं। The reflecting surface of a spherical mirror is by and large spherical. ठीक है, the surface then has a circular outline. The diameter of the reflecting surface of the spherical mirror is called the aperture. ये मैं आपको अभी जस्ट समझाया। क्या समझाया, कि जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है उसका जो फेस होता है वो क्या होता है, सर्कुलर होता है, और इस सर्कल का जो डायमीटर होता है उसको क्या बोलते हैं, अपर्चर। यही बात बोल रहा है। इज बाय एंड लार्ज स्फेरिकल, द रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल, दिस सरफेस देन हैज अ स्फेरिकल आउटलाइन। कौन सा फेस, फ्रंट फेस जो होगा वो क्या होगा, स्फेरिकल आउटलाइन होगा, मतलब उसकी बाउंड्री सर्कुलर होगी, सर्कुलर आउटलाइन होगा। ठीक है, द डायमीटर ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ द स्फेरिकल मिरर इज कॉल्ड द अपर्चर। क्या बोल रहा है, मतलब जो रिफ्लेक्टिंग स्फीयर का जो आउटलाइन है वो उस सर्कल का जो डायमीटर उसको क्या बोलेंगे, अपर्चर। We shall consider our discussion only such spherical mirrors whose aperture is much smaller than its radius of curvature. मतलब क्या बोल रहा है, हम सिर्फ वही स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे, वही स्फेरिकल मिरर पढ़ेंगे जिसमें जो ए बी मेरा जो ये अपर्चर है ये बहुत छोटा रेडियस है। मतलब क्या है कि एक्चुअल में ये यहाँ पे तो मैंने दिखाने के लिए आपको सिर्फ बहुत बड़ा सा पोर्शन कट कर दिया। एक्चुअल में जो पोर्शन कट होगा ना वो बहुत छोटा सा होगा। मतलब आप सोचो ये यहाँ से एकदम छोटा सा एक पोर्शन कट करेंगे, मतलब बहुत बड़ा सा एक स्फेरिकल मिरर लेंगे उसका बहुत ही छोटा सा पोर्शन कट करेंगे। तो इसी को हम कहते हैं हमारा स्फेरिकल मिरर। उसी के लिए हमारी ये सारी जो टर्म्स है और जो हम जितने भी अभी पैरेक्सल रेस लेकर हम जितने भी रे डायग्राम इमेज ऑब्जेक्ट बनाएंगे वो उसी के लिए ट्रू है। द डिस्टेंस mn रिप्रेजेंट द अपर्चर वी शैल कंसीडर। ठीक है, is there any relationship between the radius of curvature and focal length f of a spherical mirror? For spherical mirrors of small apertures, the radius of curvature is found to be equal to twice the focal length. We may put this as r equal to 2f. This implies that principal focus of spherical mirror lies midway between the pole and the center of curvature.
आखिरी बात क्या बोल रहा है कि जो मेरा, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो मेरा फोकस है, जो फोकस से लाइन ज्वाइन कर रही है, फोकल लेंथ है, वो मेरी होती है हाफ होती है रेडियस ऑफ कर्वेचर के। ठीक है, फॉर्मूला मैं आपको दे चुका हूँ, रेडियस ऑफ कर्वेचर के हाफ होती है, बिल्कुल एकदम हाफ होती है। और जो इसका जो, अगर मैं इसको यहाँ पे देखूंगा डायग्राम के, तो कॉन्केव मिरर के अंदर तो बिल्कुल जो उसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, अगर कॉन्केव मिरर के लिए मैं देखूंगा तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है यहाँ पे, जो ये है कॉन्केव मिरर, तो अगर ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये मेरा फोकस है और ये मेरा पॉइंट पी है, तो ये फोकस जो है ना, ये बिल्कुल बीचों बीच है, मतलब सी और पी के बिल्कुल बीच में ये एफ होगा। ठीक है, ये बोल रहा है। ठीक है, तो अभी हमने आज के लिए अभी अपना इतना ही हम कवर करेंगे, और अगले में हम क्या कवर करेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर। तो इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर के लिए मैं आपको रे ट्रेसिंग मेथड के बारे में हमने बात की थी, मैं आपको रे ट्रेसिंग मेथड से समझाऊंगा कि कैसे हम किस किस पोजीशन के लिए कैसे इमेज बनाएंगे कॉन्केव मिरर के लिए। कॉन्केव मिरर ही मेन है, कॉन्वेक्स मिरर इज वेरी सिंपल, मतलब कॉन्वेक्स मिरर आपके लिए काम आसान कर देगा, तो आपको कॉन्केव मिरर ही समझना है। और कौन सी मतलब रेस हमको लेनी है, मतलब ऐसे तो बहुत सारी रेस ले सकता हूँ ना मैं, एक पॉइंट से किसी भी डायरेक्शन में कितनी भी रेस ले सकता हूँ, लेकिन हम सिर्फ कुछ स्पेसिफिक रेस से ही हम सारा इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो वो कौन सी होगी और वो क्यों होगी उसका रीज़न भी दूंगा। ठीक है, साथ ही साथ ना मैं जितने भी वीडियोस है उन सब के आपके पुराने आपको मैंने डिस्क्रिप्शन में मैं आपके लिए लिंक मैंने आपकी डाली है। ठीक है, आप सारे पुराने वीडियोस को वापस देखिए। ठीक है, अच्छे से आप समझिए, यूँ ना हो कि आपको कोई बैकलॉग पड़ा हो और आप आगे वाले वीडियोस देख रहे हो तो आपको नहीं समझ में आएगा। ठीक है, आगे हम जैसे जाएंगे थोड़ा चैप्टर और कॉम्प्लेक्स होगा, कॉम्प्लेक्स उन्हीं के लिए होगा जो पुराना अभी तक नहीं समझे, जो समझते हुए आ रहे हैं, फॉलो अप लेते हुए आ रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है। और साथ ही साथ मैंने जितने भी पुराने हमारे वीडियोस हैं उनके क्वेश्चन आंसर जो है, थियोरेटिकल क्वेश्चन आंसर वो प्रिपेयर कर रखे हैं। जितने भी डेफिनेशंस अभी तक हमने डिस्कस किए, या ये टर्म्स है, पोल है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, इनकी क्या डेफिनेशन है, ये भी मैंने उसमें डाल दिया। तो एज अ क्वेश्चन आंसर आपको मैंने सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए मैंने ऐसा क्वेश्चन आंसर को प्रिपेयर कर रखा है। आपकी लिंक उसकी भी डिस्क्रिप्शन में है, वर्ड डॉक्यूमेंट की जो गूगल ड्राइव की लिंक है, आप उसको डाउनलोड कीजिए और उसको आप एज इट इज़ याद करके आप उसको एग्जाम में एज इट इज़, उसमें से क्वेश्चन भी आ सकता है, आप उसको एज इट इज़ आंसर लिखेंगे, आपको मेरी गारंटी कि आपको 1 मार्क भी कहीं नहीं कोई काटेगा। ठीक है, तो आप उसको प्लीज़ डाउनलोड कीजिए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मिलते हैं अगले सेशन में अगली बातें।